हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? काफी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं हमारे डेली करंट न्यूज एट 4 PM पे। आज 14 जून की जो न्यूज है वो हम कवर करेंगे, साथ में जो कुछ न्यूज पुरानी भी हैं और इम्पोर्टेंट है वो भी वो भी आज कवर करेंगे। और 2 दिन के बाद हम आज मुलाकात कर रहे हैं एंड उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन कोशिश करेंगे, जल्दी ही मैं बोर्ड पर आने वाला हूँ। ठीक है, तो उस चीज के लिए कोशिश चल रही है, काम जारी है। तो सबसे पहले आज क्या न्यूज़ कवर करने वाले हैं, और आज का भी सेशन हम पेंटैप पे ही लेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो आज भी आपको नहीं दिख पाएगा, तो कल से, मोस्ट प्रोबेबली कल से या परसों से हम पूरी तरीके से बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है भाई? पहली न्यूज़ देख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हॉस्टल, मोदी विजिट्स द क्रैश साइट। देखो कौन सी साइट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अभी पता है कि रिसेंटली हुआ क्या है, कि रिसेंटली अभी एक बोइंग बोइंग क्या था उसका नाम, जो 787 है ना, बोइंग 787 है जो, वो अभी क्रैश कर गया है, क्रैश। ठीक है, और क्योंकि ये विमान है जो अहमदाबाद जा रहा था और वहां पर ये क्रैश कर गया, और उसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं, लगभग 242 लोग हैं जिनकी मौतें हुई हैं। ठीक, बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये, बहुत ही डरावना हादसा था ये। मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना टेम्परेचर वहां पर क्रिएट हो गया था, और जिसकी वजह से वो पूरा तहस नहस हो गया, पूरा उसमें जल गया। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर लिखा है 6 बॉडीज हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स, डीएनए प्रोफाइलिंग टू आइडेंटिफाई रिमेनिंग विक्टिम्स अंडरवे। डीएनए प्रोफाइल से पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, मतलब ये हालत हो गई है वहां पर, बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये। ओवरऑल एक हालांकि एक न्यूज ये भी आ रही है कि एक कोई व्यक्ति हैं जो वहां पर बच गए हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे एग्जाम रिलेटेड अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसको हम रखेंगे साइंस एंड टेक में, जीएस के पेपर 3 साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में इसको रखेंगे। और साइंस टेक में इसमें क्या पूछा जा सकता है, यहाँ जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन है जो, वो ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड है कि सर ये ब्लैक बॉक्स क्या चीज है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ब्लैक बॉक्स है जो, ये पहली बात तो ये ऑरेंज कलर का होता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होता है। हो सकता है कि वो एक स्टेटमेंट डाल दे प्रीलिम्स में कि ब्लैक बॉक्स इज अ डिवाइस, या फिर ब्लैक बॉक्स इज अ ब्लैक कलर डिवाइस विच इज यूज टू डू सच एंड सच थिंग्स। ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ डाल देते हैं तो वो कंफ्यूज करेगा। बात यह है कि ये ऑरेंज कलर की होती है, याद रखना है। ठीक है, अब ऑरेंज कलर का है, और कहाँ पर फिट होता है ये देखेंगे, तो ये कॉकपिट पे फिट किया जाता है ना। कॉकपिट पर, मतलब कॉकपिट का मतलब हुआ कि जहां पर ये जो चालक बैठता है, ठीक है, जो जो एरोप्लेन चलाने वाले हैं, जहां पर चालक बैठते हैं वहां पर इसको फिट किया जाता है। और इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि क्या है, फायर रेजिस्टेंट हो, फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंट हो, फायर रेजिस्टेंट का मतलब है कि आग नहीं लग सकती है, मतलब कि आग अगर लग गई तो उसमें ये नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डाटा, और फिर इसका काम क्या है, इसका अगर हम काम करें तो ये है जो, ये बेसिकली वहां पर क्या है, एक तरह की रिकॉर्डर डिवाइस है। क्या है? एक तरह की रिकॉर्डिंग डिवाइस, रिकॉर्डर डिवाइस है, एक तरह की रिकॉर्डर डिवाइस है। और ये क्या करता है, जितना भी टेक्निकल डेटा, जितना भी टेक्निकल डेटा होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है ना? कि भाई कितने हाइट पर है, एल्टीट्यूड कितनी हाइट पर है, ठीक है, कितनी स्पीड से विमान चल रहा है ना, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हैं जो, ये सारी चीजें हैं जो, वो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये अपना रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो वो पूछे जाने के चांसेस हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि एक तो सबसे पहली बात कि ये फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर है, तो यहां पर लिख दूं मैं, रिकॉर्डर डिवाइस है, फ्लाइट के लिए एक डेटा रिकॉर्डर डिवाइस है। और दूसरी चीज आप यहां पर इसमें रख सकते हैं कि ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी है। कॉकपिट, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, इसमें होते हैं रिकॉर्डर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉक्स में क्या कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर हो गया ये, ठीक है, डाटा रिकॉर्ड कर रहा है। और दूसरा कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी है ये।
कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मतलब कि जो भी कॉकपिट के भीतर जहां पर वो चालक दल बैठा है उस जगह पर जो भी बातचीत चल रही है, जो भी ऑडियो बात हो रही है, ठीक है, जो भी ऑडियो बात हो रही है वो सब ये रिकॉर्ड करेगा, वो सब ये रिकॉर्ड करेगा, है ना, सारी चीजों को ये अपने उसमें उसमें रखेगा, डेटा में रख लेगा, ठीक है। पायलट्स का आपस में क्या कन्वर्सेशन है, पायलट पायलट की बातचीत, क्या कन्वर्सेशन है, ठीक है, वो ये रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर अलार्म, अलार्म तो जो बजा या नहीं बजा वो सब रिकॉर्ड कर रहा है। इंजन का जो साउंड है, इंजन साउंड, ये सब भी ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बस पे बात करें तो ये 2 घंटे का कॉकपिट कम्युनिकेशन है, जो 2 घंटे का, 2 घंटे का जो भी कॉकपिट कम्युनिकेशन है, कॉकपिट का जो संचार है, संचार या कम्युनिकेशन है, उसको ये रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जब ये क्योंकि रिकवर हो गया है तो इसमें से आइडिया लगाया गया कि इस वाले केस में मेडे बोला गया। अब ये मेडे क्या चीज होती है, मेडे, ठीक है, जो मेडे का मतलब होता है कि भाई आपको ये एक तरह का सिग्नल है, ठीक है, और इसको 3 बार बोला जाता है, 3 बार मेडे 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 बोल दिया अगर तो इसका मतलब है बहुत भयंकर कोई इमरजेंसी वाली बात है, इमरजेंसी है। और ऐसे में पूरी सहायता, पूरी सहायता है जो वो दी जानी चाहिए, किसको, पूरी की पूरी सहायता है जो वो मिलेगी, ये जो फ्लाइट है इसको। और इस फ्लाइट में बैठे हुए लोग हैं या फिर पूरा हाईवे, रनवे है जो, सॉरी, रनवे है जो, उसको रनवे, रनवे को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, है ना, वहां पर उसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये एक सिग्नल है एक तरह का मेडे। तो ये भी याद रखिएगा कि 1920 के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। 1920 में इसको एक्सेप्टेंस किया था, इस शब्द को, मेडे शब्द को। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। और ब्लैक बॉक्स का ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये ड्यूरेबल है बहुत ज्यादा, और फायर रेजिस्टेंट है, आग नहीं लग सकती। अगर इस वाले मामले में कहें तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था। तो आप समझ लीजिए कि कैसे कोई बच सकता है ना, डीएनए वगैरह से पता लगाया जा रहा है कि कौन सी बॉडी किसकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्बनाइजेशन एंड द चैलेंजेस ऑफ द आइडियल ट्रांजिट सॉल्यूशन। देखो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है जो, वो क्वेश्चन है जो वो किसी के साथ भी जोड़ के पूछा जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ पूछा जा सकता है। फिलहाल आप इसको सोसाइटी वाले पार्ट में रख सकते हैं, सोशल इश्यूज वाले में भी, जीएस पेपर 2 सोशल इश्यूज, जीएस पेपर 2 के सोशल इश्यूज वाले पार्ट में इसको रखा जा सकता है। चलिए क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखो आपको पता है कि एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब एक अनुमान है, अनुमान या प्रोजेक्शन है कि 2047 तक, 2047 तक भारत है जो, भारत की 50%, 50% पॉपुलेशन है जो, वो कहाँ आ जाएगी, शहरों में आ जाएगी, शहरों में होगी, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोजेक्शन है। अब अगर हम इस वाले आर्टिकल की बात करें तो ये वाला जो आर्टिकल जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको, ये कह रहा है कि 2047 तक भारत की 60% पॉपुलेशन है जो वो शहरों में होगी, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा 50-60 पर यहाँ पर एक सहमति बैठ रही है सबकी कि भाई इतनी तो हो चुकी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे शहर, क्या हमारे शहर इसके लिए रेडी हैं, क्या हमारे शहर रेडी हैं, और अगर वो रेडी है तो इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, इतनी पॉपुलेशन को, इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो वो लिए गए, स्टेप्स, इन चीजों को लेकर के यहाँ पर सवाल उठते हैं। अब देखो आज की बात समझिए आप, अगर हम आज को बोलते हैं तो आज जो पॉपुलेशन है बच्चे वो है 146 करोड़ के आसपास, ठीक है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक आते आते हम 160 करोड़ को क्रॉस कर चुके होंगे, कुछ तो कहती हैं 170 करोड़ को भी क्रॉस कर चुके होंगे, है ना, मोटा मोटा 200 करोड़ तक भी बोलते हैं लोग। लेकिन फिर भी मैंने कल परसों भी आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें 160 करोड़ का जिक्र किया गया था, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि आज जहां पर ओवरब्रिज होना चाहिए वहां घंटों का जाम लगा हुआ है, ओवरब्रिज, जहां पर ओवरब्रिज बना होना चाहिए वहां पर जाम लगा हुआ है, शहरों की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है, ठीक है। और आप अगर कहें तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी,
को डेवलप करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है स्मार्ट सिटी बनाने वाला। ठीक है, अगर हम टायर 1 सिटीज की बात करते हैं, जो टायर 1 सिटीज हैं वो क्या है, बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तेजी से फैल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से फैल रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांजिट की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बहुत बड़ी समस्या है कि भाई फैलते तो जा रहे हैं आप, लेकिन जाने के लिए साधन साधन इसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, साधन के बारे में अगर हम कहें तो ओनली, याद रखिएगा इस डेटा को, ओनली 37% अर्बन पॉपुलेशन है जो, ओनली 37% शहरी पॉपुलेशन है जो, उसको ही 37% शहरी पॉपुलेशन है जो, वो ही अकेली उसके पास पहुंच है इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 37% पॉपुलेशन को आज हम केटर कर पा रहे हैं, शहरी पॉपुलेशन को, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैनेज कर पा रही है। बाकी अगर हम दूसरे देशों की बात करेंगे तो वो 50%, 50% तक पहुंच गए हैं। आपके चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना ब्राजील हो गया, ये सब है जो 50% तक लोगों को केटर कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। अब अगर मैं आपसे इश्यू के बारे में बात करूं कि भाई कौन कौन से इश्यूज आते हैं किस चीज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, या लोगों की क्या मंशा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के। तो आप ये जानते होंगे कि देखो, एक तो ये बात हो जाती है कि यहाँ पर क्या, कोई जाना नहीं चाहता, सब अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं लो राइडरशिप। लो राइडरशिप मतलब कोई है जो वो जाना नहीं चाहता, सब अपना व्हीकल, अपनी बाइक उठाओ और चल दो, अपनी कार उठाओ और चल दो, है ना। तो ये जो है लो राइडरशिप है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सेंसिटिविटी, मैं मतलब अगर मैं किराए को लेकर के भी बात करूं तो वो भी, जब बराबर देखते हैं कि अपने व्हीकल से जाएंगे और किराए पर जाएंगे तो लगभग लगभग वो बराबर सा ही बैठता है। तो फेयर को लेकर के भी लोगों में संतुष्टि नहीं है। तीसरी बात अगर हम कहें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि भाई जहां किसी को जाना है वो होना कैसा चाहिए, एंड टू एंड होना चाहिए, कि भाई मैं एक जगह से निकलूं और दूसरी जगह तक आराम से पहुंच जाऊं। लेकिन होता क्या है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो पहले मेजर 2 जगहों तक हमारी कनेक्टिविटी तो मिल जाती है, लेकिन फिर हमें ऑटो करना पड़ता है और फिर अपने घर पहुंचना होता है। ठीक है, तो ये लगता है कि यार ऑटो करके जब यहाँ से जाना ही है, तो ये ऑटो वाला है जो, वो मान लो कि 50 रुपए ले लेगा, तो 50 रुपए ले लेगा, और मैं यहाँ से मेट्रो से आया हूँ, तो मेट्रो से अगर मैं डायरेक्ट, अगर मेट्रो से ना आके अगर मैं डायरेक्ट इससे आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो मुझसे 100 रुपए ले ले। तो 50 तो वैसे भी लगने हैं, और यहाँ मेट्रो वाले ने भी मुझसे 30 ले लिए, तो टोटल ओवरऑल 50 और 30 80। ठीक है, तो 80 रुपया है जो, वो तो मैं वैसे भी खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ तो उस केस में 100 ही रुपए लगेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल कम हो जाता है खर्चा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर है जो, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई एक तो आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनानी होगी, दूसरा फेयर पर काम करना होगा, और लोगों की मानसिकता को चेंज करना होगा। लोगों की मानसिकता कैसे चेंज होगी, इन्हीं 2 चीजों से, कि जब उनको देखो सुविधा मिलने लगेगी कि घर के बाहर निकले और इजीली उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, ठीक है, और वो कम रेट पे मिल गया, तो कोई अपना ज्यादा पैसा क्यों खराब करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो वो आप इस वाले आर्टिकल में डिस्कस की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन इजेस टू 6 years लो ऑफ 2.8% इन मई। अगर मैं बात करूं आपसे, ये रखेंगे हम जीएस के पेपर 3 यानी कि इकोनॉमी वाले पार्ट में। ठीक है, इकोनॉमी वाले पार्ट में रखेंगे, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के बात होगी। देखो, इन्फ्लेशन तो आप समझते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति बोलते हैं, लेकिन साधारण भाषा में इसको महंगाई समझ लीजिए। ये है महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। लेकिन जब हम रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब हो जाएगा ऐसी महंगाई या फिर ऐसा पैसा जो मैं और आप पे करते हैं। ठीक है, आम जनता, आम जनता मतलब हम कोई सामान खरीदते हैं, दुकान वाले को पैसा देते हैं, तो उसमें साथ में हम टैक्स भी देते हैं। तो वो जो हम जो फाइनल गुड्स खरीदते हैं, वो हमें क्या है, महंगा अगर पड़ रहा है तो ये हो गया महंगाई। और ये वो रिटेल का मतलब हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं, तो आम जनता को जब महंगा पड़ रहा है,
ठीक है, जो चीजें हैं जो वो महंगी पड़ रही हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन कह देते हैं। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के कह रहे हैं कि ईजेस्ट टू 6 ईयर, पिछले 6 सालों में अभी क्या है कि ये जो मई निकला है इसमें 2.8% की कमी देखने को मिली है। कहने का मतलब है जो यहाँ पर ये कम हुआ है। ठीक है, तो अपने काम का, ये तो इस तरह की न्यूज तो आती ही रहती है, अपने काम का यहाँ पर है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन आप समझ गए कि आम आदमी जो पे कर रहा है उसका अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कह देंगे, और उसी रिटेल इन्फ्लेशन में जो है वो कमी देखने को मिली है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि रिटेल इन्फ्लेशन को नापेंगे कैसे, कैसे मापा जाएगा। तो पहले देखिए कैसे के बारे में आऊं मैं, तो वो मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन ये है क्या चीज, तो इसको, ये एक तरह का टूल है। किसका टूल है, ये एक आरबीआई का टूल है, हथियार है आरबीआई का। किस चीज के लिए, ताकि वो आरबीआई है जो वो महंगाई को, रियल महंगाई को नाप सके। ठीक है, महंगाई को नापने का आरबीआई का एक तरीके का ये टूल है। और इसको कैसे नापा जाता है, तो सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर पे पहले क्या होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होता था, होती थी चीजें। ठीक है, तो पहले होलसेल का जो दाम है उसके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, घट रही। अब क्या है, सीपीआई। सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता है जो उसकी जो मूल्य जो उसको पड़ रहा है उससे रिलेटेड है। मतलब जो यूजर है, यूजर जितना पैसा दे रहा है, तो आज उसने मान लीजिए 10 रुपए दिए, कल उसने 12 दिए, तो ये महंगा हो गया ना उसको, तो उसके लिहाज से यहाँ पर देखा जाएगा। तो इसको नापते हैं सीपीआई कंबाइंड से, सीपीआई कंबाइंड से। अब ये क्या होता है सीपीआई कंबाइंड, जब भी कभी कोई कहे कि रिटेल इन्फ्लेशन को कैसे नापा जाता है, तो कह देना सीपीआई कंबाइंड से नापा जाता है। फिर वो पूछेगा सीपीआई कंबाइंड क्या होता है, तो सीपीआई कंबाइंड में दो चीजों को जोड़ दिया जाता है, एक सीपीआई रूरल और एक सीपीआई अर्बन। ठीक है, एक सीपीआई रूरल और एक सीपीआई अर्बन, इन दो चीजों को क्या है, जोड़ दिया जाता है और मिल जाता है ये सीपीआई कंबाइंड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इस बास्केट में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो सीपीआई कंबाइंड की बास्केट में एडेड हैं। जो बास्केट है, बास्केट का मतलब समझ गए, बास्केट का मतलब कि मेरी झोली में सारे वो आइटम दीजिए जो मेरे लिए कंपलसरी है, जिसके लिए मैं एक आम जनता हूं तो मैं पे करूंगा ही करूंगा। तो वो सारी चीजें इसमें मिला करके देखी जाएंगी, तब तो आपको पता चलेगा कि मुझे चीजें सस्ती पड़ रही हैं महंगी पड़ रही हैं। ठीक है, तो मेरी बास्केट में क्या क्या डाला है, ये डाला है। देखो ये फोटो को आपको याद रखना है। देखो सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज किसका है, फूड एंड बेवरेजेस का। जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं वो 46% के आसपास लगभग है, जो वो खाने पीने की चीजों को का वेटेज यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए खाना तो खाएगा ही आदमी, है ना, तो सबसे ज्यादा है जो वो इसको रखा गया है। सेकंड नंबर पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए रहेगा भी कहीं ना कहीं, तो 10% के आसपास यहाँ पर रखा गया है किसको, हाउसिंग को, घर को। ठीक है, घर को रखा गया है। अगर थर्ड नंबर पर हम देखते हैं तो थर्ड नंबर पे लगभग लगभग 7% के आसपास रखा गया है किसको, फ्यूल एंड लाइट। भाई आएगा जाएगा तो उसका ईंधन लगेगा, या फिर वो खाना पकाएगा तो उसमें भी ईंधन लगेगा, बिजली जलाएगा तो भी ईंधन लगेगा, तो मैं कह सकता हूं ईंधन को रखा गया है। ठीक है, 7% ईंधन और बिजली, ये है जो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं तो लगभग वही 6.5% के आसपास कपड़े, कपड़े है ना, लगभग 6.5% जो है वो खर्च कहां पर करता है इंसान, कपड़ों पर करता है। ठीक है, कपड़ों पर, जूतों पर, है ना, जूतों पर, कपड़ों और जूतों पर करता है खर्च 6.5% के आसपास, तो ये रखा गया है। इसके अलावा लगभग लगभग 2.5%, 2.5% है जो वो इधर उधर की, जैसी पान खाते हैं लोग, है ना, तंबाकू खाते हैं, टोबैको। ठीक है, टोबैको खाते हैं। उसके अलावा कोई भी जो नशा पत्ती वाली जो भी चीजें करते हैं वो लगभग लगभग 2% उसका रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऐसा आइटम है ना, इसेंशियल में ही काउंट, क्योंकि लोग कर सब रहे हैं। आप देखिए ना, पान मसाला खाने वालों की संख्या भारत में, आप देखिए तंबाकू खाने वालों की संख्या, आप देखिए सिगरेट पीने वालों की संख्या, आप देखिए शराब पीने वालों की संख्या। तो क्योंकि संख्या है तो इसलिए वहां पर इसको भी वेटेज में हमें रखना पड़ेगा। तो वो खर्च कर रहा है ना आदमी, तो ये भी हमें काउंट होगा। इसके अलावा लगभग 28% के आसपास हमने किस क्या रखा है, 28% हमने मिसलिनियस में डाल रखा, विविध में डाल दिया है, कि भाई बाकी जो भी चीजें इसके अलावा बच गई वो सब इसमें आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वो बच ही जाती हैं, क्योंकि घरेलू काम होते हैं, तो छोटे छोटे चीजें जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो वो सब कुछ ना कुछ इसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हैं जो वो इसमें रखी गई है 28% के आसपास। तो मेन क्या है, आप सारे मत याद रखिए, लेकिन 1 नंबर
2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 याद रख लीजिए ऊपर के, है ना, यहां से ये पूछे जाने के चांसेस है। और इसमें किसको किसको कंबाइंड किया गया है, कंबाइंड वाले में सीपीआई, कंबाइंड वाले में सीपीआई सी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सीपीआई रूरल आर और सीपीआई अर्बन, ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, केरला टू सीक द एमनेस्टी स्कीम फॉर डिक्लेयरिंग द वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज। देखो क्या बात कह रहे हैं ये, कि मोहनलाल को आप जानते हो, मोहनलाल एक बहुत बड़े एक्टर हैं, है ना, जो कि साउथ की मूवीज में तमिल एक्टर है ये, ठीक है, सॉरी मलयालम एक्टर है ये, ठीक है, केरला की इंडस्ट्री के ये एक्टर है। अब बात यहाँ पर क्या है, अब मोहनलाल है जो, मोहनलाल के पास में क्या है, एक आइवरी ट्रॉफी है। क्या है मोहनलाल के पास, मोहनलाल, मोहनलाल के पास एक आइवरी, आइवरी ट्रॉफी। अब ये क्या चीज है, आइवरी ट्रॉफी का, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, हाथी दांत, हाथी दांत की एक ट्रॉफी। आप लोगों ने बहुत लोगों के घर में देखा होगा, घर में आप लोगों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन मूवीज में तो देखा होगा, है ना, कि हाथी के दांत लगे होते हैं दीवार पर, मढ़े हुए लगा देते हैं लोग, है ना। तो वो क्या है कि पहले कभी इस तरह की चीजें गिफ्ट में दी जाती थी, तो इनके घर पर क्या है कि हाथी दांत की एक ट्रॉफी लगी हुई है, आइवरी ट्रॉफी बोलते हैं कि ये ट्रॉफी है जो इनके पास लगी हुई है। और इस तरीके की चीजें, इस तरह की चीजें जो भी होती हैं वो सब क्या है, इलीगल है, वो सब क्या है, इलीगल कैटेगरी में आती हैं। और कैसे इलीगल कैटेगरी में आती है, सेक्शन याद रखना होगा, सेक्शन 40 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेक्शन 40 है जो, उसके तहत ऐसी किसी भी चीज को अपने घर पे रखना, ऐसी किसी भी चीज को अपने घर पे रखना जो कि वाइल्ड लाइफ का पार्ट हो, जो कि वाइल्ड लाइफ का पार्ट हो, वो कैसा है, वो इलीगल कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर आपको इसे सरेंडर कर देना होता है, 30 दिन के भीतर इसको आप सरेंडर कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका, तो ये नियम है किसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, हाथी दांत हो या कोई भी, आपने देखा होगा शेर की खाल लगा लेते हैं लोग, ठीक है, तो जो जिसके यहाँ पर है, तो उसी बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि ऐसा न करने पर क्या होता है, 3 साल की सजा हो जाती है, 3 साल की सजा प्लस प्लस 25,000 का जुर्माना, 25,000 का फाइन, ठीक है, ये भी प्रावधान इसमें है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, अब सरकार इसमें क्या चाह रही है, सरकार चाह रही है कि एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आते हैं। सरकार, सरकार मतलब यहाँ पर केरल सरकार के बारे में कह रहे हैं, कह रहा है केरल, ध्यान से सुनना, ठीक है, केरल सरकार है जो, वो क्या लाना चाहती है, एक अमनेस्टी, हमें नेस्टी स्कीम लाना चाहते हैं। अब ये क्या चीज है, अब ये क्या चीज होती है, देखो एमनेस्टी स्कीम का मतलब होता है कि ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आपके दादाजी के यहाँ से मिल गई, है ना, दादाजी के दादाजी ने कभी अंग्रेजों के साथ काम किया था, और कोई ऐसी चीज है जो आज ठीक नहीं है, इलीगल है ना, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका एक दायित्व तो बनता है कि उसको जमा करा दें अगर वो इलीगल, ठीक है, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या क्या इलीगल है क्या नहीं है ये वो। तो एमनेस्टी स्कीम जब लेकर के आएगी सरकार, तो उसमें क्या है, लोगों को मिलेगा मौका, क्या, ऐसी चीजों की घोषणा करने के लिए, घोषणा करने के लिए कि मेरे पास वो, मतलब जैसे आइवरी है तो बता सके कोई आदमी कि भाई मेरे पास आइवरी ट्रॉफी मौजूद है ना, या कोई भी चीज ऐसी अगर मौजूद है जो कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित है, तो और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बाधित है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत अगर वो बाधित है तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, उसकी घोषणा की जानी चाहिए। तो वो किसके तहत, एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम, ठीक है। अभी ये इलीगल है, ये चीज तो आदमी छुपाने लगेगा फिर तो, लेकिन अगर ये स्कीम ले आएगी सरकार तो वो आराम से उसको बता पाएगा, ताकि ये पता चल पाए कि कौन सी चीज किसके किसके पास है। आगे की बात में बात है कि सरेंडर करना है नहीं करना, वो सब अलग है, लेकिन एक स्कीम होनी चाहिए ताकि कोई पहले से घोषित कर पाए। अब हमारे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में, वो क्या है, देखो पहली बात, ये पूरी मैंने आपको केरल सरकार से रिलेटेड बताई, तो बात ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। बात ये है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो एमनेस्टी स्कीम जैसी स्कीम ला सके, ये पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहां पर केंद्र सरकार सेंटर से कहेगी कि ऐसी स्कीम आप लेकर के आइए, ठीक है,
ये प्लानिंग चल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय है जो इस मामले में वो ही ये स्कीम पास कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो केवल और केवल पर्यावरण मंत्रालय के पास ही अधिकार है, के पास अधिकार। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, इजराइल हिट्स द ईरान न्यूक्लियर साइट्स, टॉप मिलिट्री लीडर्स तेहरान सेंड्स मिसाइल इन रिटेलिएशन। क्या बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जो बेटा बात हो रही है वो इजराइल को लेकर के, कि इजराइल ने क्या किया है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर क्या है, अटैक कर दिया है, हिट कर दिया है, हिट कर दिया, और टॉप मिलिट्री लीडर्स पर उन्होंने अटैक किया है। और तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल तेहरान है, तो तेहरान ने भी मतलब ईरान ने भी उन जो मिसाइल है उसको उसका जवाब दिया है रिटेलिएशन में, मतलब जवाबी कार्रवाई उन्होंने भी की है। तो मतलब एक तरह का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि युद्ध टाइप का हो गया है। ठीक है, अब ये सब क्यों हो गया, क्या हो गया, इसको लेकर के समझते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि इसराइल ने हमला किया है तो इससे आपका क्या कहना है ना। यहाँ पर पूछा जाएगा तो पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर के पूछा जा सकता है मेंस में, ये आईआर में आएगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 आईआर, आईआर। ठीक है, तो वो तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वो प्री में जो पूछा जा सकता है वो है मैपिंग वाला क्वेश्चन। और कुछ यहाँ पर चीजें हैं, डेटा है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो बात क्या है ये समझ लीजिए पहले, और ये मैप को भी देख लीजिए एक बार, मैप को भी यहाँ पर देख लीजिए। देखो, बात यहाँ पर क्या है कि बड़े स्केल में हुआ क्या है कि एक बड़े स्केल में इसराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर हमला किया है। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट, उन पर हुआ है हमला। किया किसने है, किया है इसराइल ने। क्यों कर दिया इसराइल ने हमला, ये देखो ये रहा इसराइल। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये आपका इसराइल है और ये आपका इसराइल हो गया, और इसके अलावा ये रहा आपका ईरान। तो देखो, ईरान और इसराइल में जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, और ये पुराने पक्के दुश्मन है। ठीक है, एक तरह से यूएस ही आप मान लीजिए इसराइल को, है ना, यूएस का पूरा समर्थन इसराइल को रहता है। और ईरान है जो वो एक तरह से जो शिया देश है उनका लीडर है, शिया देश। ठीक है, तो डायरेक्टली वॉर अभी तक नहीं होता था। कुछ समय पहले ये क्या है, डायरेक्टली वॉर नहीं होता था, तो अब क्या होता है, उसको छद्म युद्ध बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रॉक्सी वॉर आपने सुना होगा, प्रॉक्सी वॉर। तो इनकी जो फेमस 3 प्रॉक्सीज हैं जो, वो कौन कौन सी हैं, आपने नाम सुना होगा इनका, हमास का। ठीक है, हमास जो कि यहीं पर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ही है ना, गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी और इस वेस्ट बैंक में जो आपकी हमास है जो वो सिचुएटेड है। इसके अलावा एक है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला। ठीक है, हिजबुल्ला है जो, वो यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्ला देखने को मिलेगी, इधर है ना ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला। और इसके अलावा जो आपका रेड सी के पास आपको हुती ट्राइब यमन में देखने को मिलेगी, यमन में हुती, हाउती बोल दो या हुती बोल दो। ठीक है, हाउती ट्राइब है जो, हुती ट्राइब है जो, वो यमन में मिलेगी। तो ये इन्हीं की प्रॉक्सी मानी जाती थी, इनको हथियार देना, इनको पैसा देना, ये सब ईरान से होता था, और फिर ये अपना काम करते थे। तो ईरान डायरेक्टली सामने नहीं आता था। लेकिन अभी जो हम इसराइल वाला जो हमास और इसराइल का जो युद्ध हुआ, उस दौरान में यहाँ पर ये देखा गया कि ईरान ने डायरेक्टली इंटरफियर किया, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हमला देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने ईरान वालों ने जो इसराइल का एक दूतावास था, ठीक है, दूतावास था वहां इजिप्ट के अंदर। ठीक है, इजिप्ट के अंदर कहाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो इजिप्ट के अंदर जो दूतावास था इनका, उसमें इन्होंने हमला किया। ठीक है, किसने, ईरान ने। और ईरान ने जब इजिप्ट में हमला कर दिया तो फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने ईरान के जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर थे वहां पर उनको मार दिया। ठीक है, तो उस वक्त क्या ये देखा गया कि डायरेक्टली ये दोनों सामने आ गए हैं, तो अब ये डायरेक्ट लड़ाई सी हो गई है। अब क्या हुआ अचानक से, कि अचानक इसराइल को यहाँ पर इनके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वहां पर हमला करना पड़ गया। देखो, समझो इस बात को कि इसराइल है जो, उसका जो पूरा का पूरा सेटअप है, या आप ये कह सकते हैं कि अब उसका जो अस्तित्व है ना, इसराइल का अस्तित्व वो कैसे देखता है, वो न्यूक्लियर से ही देखता है ना, न्यूक्लियर वेपन से ही अपने अस्तित्व को जानता है ना, समझता है कि इसराइल का पूरा जो परमाणु हथियार है उससे ही वो अपनी एग्जिस्टेंस को देखता है, एग्जिस्टेंस को। ठीक है, एग्जिस्टेंस को देखता है।
अब बात यह है कि ये है इजराइल जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पड़ोस में मेरा एक ऐसा दुश्मन जो कि दुश्मन की कैटेगरी में भी आ रहा हो और वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर ले, ठीक है। तो ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा। तो हुआ क्या था कि अभी कुछ समय पहले आईएईए की रिपोर्ट आई, आईएईए की रिपोर्ट आई, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि इन्होंने क्या है कि मना किया था इजराइल ईरान ने कि हम जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा डेवलप नहीं करेंगे, जो भी है वो सारी हम ऊर्जा के लिए डेवलप करते हैं, हथियार यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा, इसको क्या कहते हैं, प्रसार करना है ना, अपना फैलाना, न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब प्रसार, प्रसार करना, उसको और ज्यादा बढ़ाओ। मतलब एनरिचमेंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो फिसाइल मटेरियल होता है, जो ऐसा मटेरियल जो कि तबाही मचा सकता है, उसको डेवलप करना, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं है और इसकी निगरानी करने का काम इसका है, इस बॉडी का है, आईएईए का। तो आईएईए ने अभी अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि देखो ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, चोरी चोरी कर रहे हैं। 3 साइट्स का उन्होंने नाम भी दिया कि 3 लोकेशंस पर ये जो है वो यहाँ पर ये चल रहा है कि इनकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं जो वो चल रही हैं, ठीक है, इनकी एक्टिविटीज चल रही है। तो ये चीज को लेकर के काफी गंभीरता थी, क्योंकि प्रसार का मतलब होता है प्लॉरिफरेशन। तो नॉन प्लॉरिफरेशन, अपने जो नॉन प्लॉरिफरेशन वाले वादे हैं उससे ये दूर जा रहे हैं, ये बात यहाँ पर कही गई आईएईए की तरफ से। बस इसी बात को लेकर के ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पड़ोस का दुश्मन है जो वो न्यूक्लियर वेपन बना ले। तो इसको लेकर के इन्होंने, इनकी 2 साइट्स हैं जो बड़ी फेमस साइट्स मानी जा रही हैं, वहां पर, मतलब और भी जगह है लेकिन मेन मेन क्या है ये याद रखना है आपको, ये देखो, ये नंताज, नंताज याद रखिए, और फोर्डो याद रखिए, फोर्डो, ये रहा फोर्डो, ठीक है, यहाँ पर फोर्डो है, एक फोर्डो, FORDOW, फोर्डो, और नंताज, ये दोनों नाम याद रखना कहाँ पर है ये देख लो आप, है ना। नंताज और फोर्डो है जो यहाँ पर क्या है, इन्होंने हमला किया, जिसमें से ये वाला बहुत फेमस हो रहा है, नंताज वाला, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, जहां पर इन लोगों ने क्या है, मतलब इसने, इजराइल ने क्या है कि हमला कर किया है और इनको खत्म कर दिया है, इनकी जो साइट्स थी उनको, ठीक है। तो ये पूरी चर्चा है और अब आगे क्या होगा वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है, जब भी न्यूज़पेपर में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है grow_IAS का, इसको सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पर ये मेरा यूट्यूब चैनल हो गया और टेलीग्राम पर हमारी ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ। तो आपको टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करके रखना है। ये मैंने उसका फोटो है जो ये आपको दे दिया है, QR कोड का, अगर डायरेक्टली ना मिले तो आप QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर आपका टेलीग्राम पर भी सर्च करने पर मिल जाएगा, ठीक है, यही नंबर से टेलीग्राम भी है, तो फिर ये चीजें आप इजिली जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।